हमारे यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। आज हमारा टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री के। बायोकेमिस्ट्री क्या है और हम इसे क्यों स्टडी करते हैं। बायोकेमिस्ट्री का सबसे पहले डेफिनेशन हमारे पास है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of structure, composition and function of biomolecules and their chemical reaction is living in living organisms is known as biochemistry। मीन्स कि हम बायोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री साइंस का एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर हम क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं, उसके कंपोजिशन को एंड उसके फंक्शन को हम स्टडी करते हैं इन देयर केमिकल रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मीन्स के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो बायोकेमिकल का जो केमिकल रिएक्शंस हो रहा होता है, उनके स्ट्रक्चर को, उनके फंक्शन को एंड उनके कंपोजिशन को हम स्टडी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब देखते हैं कि बायोकेमिस्ट्री का हिस्ट्री क्या है, किसने इसको डिस्कवर किया था या किसने सबसे पहले इस पर स्टडी वगैरह की थी। 1833 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एंसेल्मी पाइन। इस साइंटिस्ट ने ये सोचा कि हम जो फूड वगैरह खाते हैं इसमें से हमें न्यूट्रिशन या एनर्जी वगैरह कैसे मिलती है या हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस वगैरह कैसे होता है। तो इस साइंटिस्ट ने उस केमिकल रिएक्शंस को जानने की कोशिश की। जब इसने स्टडी शुरू किया इस फील्ड पे तो इसने सबसे पहले प्लांट्स के अंदर एक सब्सटेंस डिस्कवर किया जिसको इसने नाम दिया डायास्टेज। अब ये डायास्टेज इसने देखा कि प्लांट्स के अंदर एक सब्सटेंस मिलता है, जब प्लांट की जर्मिनेशन होती है सीड्स की, उसके दौरान एक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं डायास्टेज। अब ये डायास्टेज सब्सटेंस प्लांट के अंदर क्या करता है, ये डायास्टेज सब्सटेंस प्लांट के अंदर ये स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में और माल्टोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। तो फिर यही ग्लूकोज प्लांट्स को क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। सिमिलरली इसने जो एनिमल्स जो ह्यूमन बीइंग्स थे उनके अंदर भी इसने स्टडी या रिसर्च की। तो फिर वहाँ पे इसे एक और सब्सटेंस मिला ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जिसको इसने नाम दिया अमाइलेज। और ये जो सब्सटेंस मिलता है ये ह्यूमन बीइंग्स के अंदर मिलता है, जो हमारे अंदर जो सेलिवा होता है, सेलिवा के अंदर ये अमाइलेज सब्सटेंस मौजूद होता है। और इसका काम क्या है, ये क्या करता है, ये स्टार्च को कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लूकोज में। मीन्स के प्लांट के अंदर जो सब्सटेंस मिल रहा था उसको हमने नाम दिया डायास्टेज। और ये क्या कर रहा था प्लांट्स के अंदर, ये स्टार्च को कन्वर्ट कर रहा था माल्टोज में एंड देन माल्टोज कन्वर्ट हो रहा था ग्लूकोज में। लेकिन अगर हम ह्यूमन बीइंग्स में देखें तो हमारे अंदर ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो स्टार्च को कन्वर्ट डायरेक्ट कर रहा है ग्लूकोज में, तो वो हमारे पास क्या है, अमाइलेज है। और ये कहाँ पे मौजूद होता है, हमारे सेलिवा के अंदर ये मौजूद होता है। तो आगे चलते चलते काफ़ी सारे ऐसे सब्सटेंस ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर डिस्कवर होने लगे। तो फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि इस सब्सटेंस को एक पर्टिकुलर फील्ड में रखा जाए या इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाए। तो आगे चल के 1878 में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था विल्हेल्म कोइन। इसने क्या किया, इस सारे सब्सटेंस को एक ऐसी पर्टिकुलर फील्ड में रखा और उनको एक स्पेसिफिक नाम भी दिया। वो नाम क्या था, एंजाइम। मीन्स के एंजाइम फील्ड को जो एंजाइम नाम मिला था ये किसने दिया था, विल्हेल्म कोइन ने। कब दिया था, 1878 को। क्यों दिया था, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस मिलते हैं तो उनको एक पर्टिकुलर कैटेगरी में या ग्रुप में रखना लाजमी था। जैसे कि अगर हम ह्यूमन सेल्स की बात करें तो हमारे ह्यूमन सेल्स में अराउंड 1400 हमें क्या मिलते हैं, ये एंजाइम्स मिलते हैं। तो इस वजह से इनको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फील्ड में रखना लाजमी था। अब आगे चल के एक और साइंटिस्ट आया जिसने कहा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं ये बायोमोलिक्यूल्स की वजह से होते हैं। तो इसने इस फील्ड को एक पर्टिकुलर नाम दिया, वो क्या नाम था, बायोकेमिस्ट्री। और कौन साइंटिस्ट था जिसने बायोकेमिस्ट्री को बायोकेमिस्ट्री नाम दिया, वो साइंटिस्ट था कार्ल न्यूबर्ग। इसने 1903 में बायोकेमिस्ट्री को बायोकेमिस्ट्री का नाम दिया था। तो ये हमारा क्या है, बायोकेमिस्ट्री इंट्रोडक्शन है और ये हमारी क्या है, एक सिंपल सी बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन है। अब हम आते हैं यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि बायोमोलिक्यूल्स। अब बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स वैसे तो हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन जो मेजर बायोमोलिक्यूल्स है हमारे पास वो हमारे पास 4 ही है बायोमोलिक्यूल्स। देयर आर 4 मेजर बायोमोलिक्यूल्स नेमली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड लास्ट वन न्यूक्लिक एसिड। ये 4 मेजर बायोमोलिक्यूल्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। इनको जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड है इनको हम अपनी डाइट से हासिल करते हैं और न्यूक्लिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी ये होता है। प्रोटीन जो कि क्या करता है, ये हमें 4 कैलोरीज पर ग्राम प्रोवाइड करता है एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरीज पर ग्राम, लिपिड 9 कैलोरीज एंड न्यूक्लिक एसिड डू नॉट प्रोवाइड अस एनी काइंड ऑफ एनर्जी बट हेंस इट इज़ हेल्पफुल टू मेक डीएनए एंड आरएनए, जो कि हमारा जेनेटिक और हेरिडिटरी मटेरियल है। उसके बाद अगर हम इन बायोमोलिक्यूल्स का अगर हम कंपोजिशन देखें, अगर हम इनका कंपोजिशन देखें कि ये बायोमोलिक्यूल्स किस चीज़ के मिल के बने हुए होते हैं,
तो these biomolecules are made up of 6 major elements: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। मीन्स के जो हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो किसके होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स के। और ये बायोमोलिक्यूल्स किसके बने हुए होते हैं? ये 6 मेजर एलिमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं। और वो एलिमेंट्स कौन सी है हमारे पास? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ये 6 एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं? हमारे बायोमोलिक्यूल्स बनाते हैं। अगर हम हमारे जनरल ओवरऑल ह्यूमन बीइंग की बॉडी को देखें तो हमारी बॉडी किस चीज़ से मिलकर बनी हुई होती है? हमारी बॉडी के अंदर 99% क्या होते हैं? ये एलिमेंट्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। वैसे तो काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो कंसंट्रेशन होती है हमारी बॉडी के अंदर वो इन 6 एलिमेंट्स की होती है, जो कि कितनी होती है हमारी बॉडी के अंदर? ओवरऑल ये 99% हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। अगर हम जनरली ह्यूमन बॉडी को देखें तो ह्यूमन बॉडी कंपोज्ड ऑफ 60% वाटर, 15% प्रोटीन, 15% लिपिड, 2% कार्बोहाइड्रेट एंड 8% मिनरल्स। अगर हम जनरली ह्यूमन बॉडी को देखें तो हमारी बॉडी के अंदर 60% क्या होता है? पानी होता है, 15% प्रोटीन होता है, 15% लिपिड होता है, 2% क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट एंड 8% हमारी बॉडी के अंदर मिनरल्स होता है। ये सारी चीज़ें मिलके क्या बनाती है? एक ह्यूमन बॉडी बनाती है। क्या बनाती है? ह्यूमन बॉडी। अब अगर हम आगे चलें स्टेज ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस कि ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं इनका मेटाबॉलिक प्रोसेस कैसे होता है? तो मेटाबॉलिक प्रोसेस समझने से पहले हमें मेटाबॉलिक वर्ड का मतलब मालूम होना चाहिए। तो मेटाबॉलिक क्या होता है? मेटाबॉलिक मीन्स के मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म का एक सिंपल डेफिनेशन क्या है? यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल डेफिनेशन है मेटाबॉलिज्म का, जो कि क्या है हमारे पास? द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन एनी ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज मेटाबॉलिज्म। मीन्स के एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनके सम अप को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब मेटाबॉलिज्म के हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं, एक हमारे पास एनाबॉलिज्म है एंड सेकंड हमारे पास कैटाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म में सिंपली क्या होता है? इसके अंदर सिंपली सिंथेसिस होती है। और कैटाबॉलिज्म में सिंपली क्या होता है हमारा? इसके अंदर हमारा सिंपली ब्रेक डाउन होता है। अब कैसे? अगर हम एनाबॉलिज्म देखें तो एनाबॉलिज्म में क्या होती है? जैसे मैं मालूम है सिंथेसिस होती है, तो सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स और लार्ज मॉलिक्यूल फ्रॉम सिंगल मॉलिक्यूल्स बाय कंज्यूमिंग एनर्जी। मीन्स के इसमें एक कॉम्प्लेक्स या लार्ज मॉलिक्यूल बनता है, लेकिन वो कैसे बनता है? जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कंबाइन होंगे तो एक लार्ज मॉलिक्यूल बनेगा, और जो वो लार्ज मॉलिक्यूल बनेगा तो वो क्या करेगा? वो एनर्जी कंज्यूम करके ही वो लार्ज मॉलिक्यूल बनेगा। मीन्स इस प्रोसेस के अंदर या इस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? एनर्जी का यूटिलाइज होता है, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। अगर हम दूसरा मैकेनिज्म देखें इसका कैटाबॉलिज्म, तो हमारे पास क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड प्रोड्यूसेस एनर्जी। अगर इसमें क्या होता है? इसमें सिंपली ब्रेक डाउन होती है। मीन्स के जो लार्ज मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, अगर हम उसको ब्रेक डाउन करवाएं या उसके हाइड्रोलाइसिस करवाएं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में या सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब लार्ज मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तो वो क्या करेगा? एनर्जी को वो प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? एनर्जी को वो प्रोड्यूस करेगा। अब अगर हम देखें हैं तो ये दोनों हमारे मेटाबॉलिज्म के टाइप्स है। एनाबॉलिज्म भी हमारा क्या है? मेटाबॉलिज्म है। कैटाबॉलिज्म भी हमारा क्या है? मेटाबॉलिज्म है। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि एनाबॉलिज्म में सिंथेसिस होती है या फॉर्मेशन होती है किसकी? लार्ज मॉलिक्यूल की। और कैटाबॉलिज्म क्या होता है? ब्रेकडाउन होती है किसकी? लार्ज मॉलिक्यूल की सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेकडाउन होती है। और जब ब्रेकडाउन होगी तो ये क्या करेगा? एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। और एनाबॉलिज्म क्या होती है? सिंथेसिस होती है। जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे तो एक लार्ज मॉलिक्यूल बनेगा। और लार्ज मॉलिक्यूल कैसे बनेगा? वो एनर्जी को कंज्यूम करके कॉम्प्लेक्स या लार्ज मॉलिक्यूल बनेगा। मीन्स के इसके अंदर एनर्जी का यूटिलाइज हो रहा है और इसके अंदर एनर्जी का प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये क्या हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस है। सो गाइज आई होप कि आपको मेटाबॉलिज्म समझ में आ गया होगा, उसके टाइप्स, उसकी एग्जांपल भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि मेटाबॉलिक प्रोसेस होता कैसे है। जैसे हम खाना खाते हैं या आर फूड कंटेन फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर हमें क्या मिलता है? फैट मिलता है हमें, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन हमें मिलता है उसके अंदर से। These macromolecules are to be broken down to small units. This process takes place in gastrointestinal tract and is called digestion और primary metabolism। जब हम खाना खाते हैं जिसमें से हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या लिपिड मिलता है तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारे कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल्स या मैक्रो मोलिक्यूल्स होते हैं। तो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले इनकी क्या होती है? सबसे पहले इनकी ब्रेक डाउन होती है। ब्रेक डाउन इसलिए होती है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं और ये डायरेक्ट हमें एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो इसीलिए सबसे पहले इनकी ब्रेक डाउन होती है और इनको कन्वर्ट किया जाता है स्मॉल यूनिट्स में। इसके जो हमारे
मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको हम क्या करते हैं, स्मॉल यूनिट्स में इनके हम ब्रेक डाउन करवाते हैं। और ये जो सारा प्रोसेस होता है ये कहाँ पे होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन या प्राइमरी मेटाबॉलिज्म। इसके डाइजेशन या प्राइमरी मेटाबॉलिज्म क्या होती है, जो हम खाना वगैरह खाते हैं जिसके अंदर हमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। इनकी सबसे पहले क्या होती है, ब्रेकडाउन होती है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में इनको कन्वर्ट किया जाता है। और ये जो सारा प्रोसेस होता है ये कहाँ पे होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में। और इसको हम क्या कहते हैं, डाइजेशन या प्राइमरी मेटाबॉलिज्म। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एब्जॉर्प्शन होगी, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स थे उनकी क्या होगी, एब्जॉर्प्शन होगी और इनकी फर्दर ब्रेकडाउन होगी। मीन्स के एक बार जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन हो गई थी वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए थे, फिर उनकी एब्जॉर्प्शन होगी और फिर उनकी क्या होगी, फर्दर ब्रेकडाउन होगी। और जब उनकी फर्दर ब्रेकडाउन होगी तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे या ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। मीन्स के यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में क्या ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स थे अगर उनके हम फिर से फर्दर ब्रेकडाउन कराएंगे तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड में। इन दिस प्रोसेस NaDH और FADH2 आर जनरेटेड, दिस इज नेम्ड एज सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म। और जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज्ड होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में तो इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रोड्यूस होते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, NaDH एंड FADH2। ये क्या होते हैं, जनरेट होते हैं या ये प्रोड्यूस होते हैं। कब होंगे, जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स की ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड में। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म। देन हमारे पास लास्ट स्टेज है वो क्या, हमारे पास फाइनली these enter to the electron transfer chain in mitochondria where they are oxidized to water, and in this step energy is generated as ATP। अब जो सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन कैरियर्स NaDH FADH2 इनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। जो सेकेंड स्टेज में हमारा NaDH and FADH2 बना था ये अब कहाँ पे इंटर होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक चेन होती है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। और ये सब कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होती है उस पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन होती है। और उस चेन में ये जो NaDH एंड FADH2 है ये अपना इलेक्ट्रॉन इनको ट्रांसपोर्ट करेंगे। जैसे वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेंगे फिर वो आगे चल के ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे वाटर में, वो वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। और यहाँ पे एक और मीन्स के लास्ट में एक एंजाइम होगा जिसको हम कहते हैं ATP सिंथेज। यहाँ पे एक एंजाइम भी होगा जो कि क्या करेगा, ATP प्रोड्यूस करेगा, मीन्स की जनरल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। और इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, टर्शरी मेटाबॉलिज्म। मीन्स के सिंपल हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है, जब हम खाना वगैरह खाते हैं तो हमारा जो फूड वगैरह होता है उसमें माइक्रो मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। सबसे पहले उनकी ब्रेकडाउन होती है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, और जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते हैं ये जो सारा प्रोसेस होता है ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में होता है, जिसकी वजह से हम इसको डाइजेशन या प्राइमरी मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स की एब्जॉर्प्शन हो जाती है उसके बाद स्मॉल मॉलिक्यूल्स की फर्दर ब्रेकडाउन होगी और वो कन्वर्ट हो जाएंगे या ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड में। और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जनरेट होंगे जो कि हमारे पास होते हैं NaDH एंड FADH2, ये जनरेट होंगे। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म। एंड टर्शियरी मेटाबॉलिज्म हमारे पास क्या है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स NaDH एंड FADH2 जनरेट हुए थे ये इंटर होंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट चेन होती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। वहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जाके इंटर होंगे और अपने इलेक्ट्रॉन उनको ट्रांसपोर्ट करेंगे। फिर लास्ट में जाके वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे वाटर में। और वहाँ पे एक एंजाइम होगा ATP सिंथेज जो कि क्या करेगा, वहाँ से हाइड्रोजन वगैरह आयन रिसीव करके वो ATP बना देगा, मीन्स की एनर्जी बन जाएगी। और इस सारे स्टेज को हम क्या कहते हैं, टर्शियरी मेटाबॉलिज्म। सो गाइज ये सारा था हमारा एक बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। आपको ये सारा सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ पे कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन। थैंक यू सो मच।